नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। हम दो विकारी शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। आज हम तीसरे शब्द यानी तीसरे विकारी शब्द क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मुझे लगता है आप सबको क्रिया क्या है इस बारे में जानकारी होगी। क्रिया क्या है? एक चीज़ या एक शब्द से एक कार्य का होना या करना सूचित होता है। यहाँ पे पढ़ना, कार्य पढ़ रहे हैं हम, खाना, पीना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया धातु से बनते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु होते हैं, यानी पढ़ना क्रिया, पढ़ना क्रिया के धातु क्या है? पढ़ होते हैं। उसी तरह खाना क्रिया का जो धातु क्रिया की धातु खा होते हैं। ये है धातु, यानी धातु में ना जोड़कर ही क्या बनता है? क्रिया का रूप बनता है। क्रिया की मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु होते हैं, वो पढ़, लिख, खा, पी, ये सब धातु है और उसमें ना जोड़कर क्रिया का जो स्टैंडर्ड रूप है वो बनता है। उदाहरण देखिए, ये बोल, बोल धातु रूप है, बोलना सामान्य रूप। घूम धातु रूप है, घूमना, मिस्टेक हो गई, घूमना सामान्य रूप। हंस धातु रूप है, हंसना सामान्य रूप। इस तरह सारी क्रियाएं हम कर सकते हैं। अगला देखिए, वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में जब प्रयोग करते हैं उस आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। मैंने ये पिछले क्लास में जो कारक रचना पढ़ा रहे थे तो इस बारे में जिक्र किया था। यानी सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में कर्म होते हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं रहते उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया क्या है? क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सीता ने आम खाया, इसमें क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। एक खाना सकर्मक क्रिया है क्योंकि ये सीता पर ना पड़कर इसका फल आम पर पड़ता है। इसी तरह गोपाल हिंदी सीखता है। इसमें क्या हिंदी क्या है? सीखना क्या है? सकर्मक क्रिया है, वो इसलिए गोपाल से ज़्यादा इसका असर हिंदी पर पड़ता है। अगला देखिए, अकर्मक क्रिया वह है जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। यानी लड़की नाचती है, इसमें क्या है? लड़की नाचती है, वहाँ पे एक कर्ता है और नाचना क्रिया है, और लड़की नाचती है, इसका फल, नाचने का फल किस पर पड़ता है? लड़की पर ही पड़ता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान, ये भी मैं पिछले क्लास में बता दिया था। क्या है? क्या, किसे, किसको, ये तीन सवाल पूछने से उत्तर मिले तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया है, और यदि ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया है। इसकी पहचान हमें कैसे होते हैं? आप एक क्रिया ले लीजिए, सीख, वो मैंने पहले कह दिया, उदाहरण है पीना, एक क्रिया है पीना। अगर हम उसे पूछे क्या पिया, उसका जवाब है ना, तो ये पीना क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। यानी हंस रहे हैं, एक हंस क्रिया क्या है? क्या हंसा, किसे हंसा, किसको हंसा, ये तीन सवाल का हमें जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इस तरह आप लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। और भूतकाल में जब
ने प्रत्यय जोड़ने की बारी आती है तो भूतकाल सकर्मक क्रिया के साथ ही ने प्रत्यय जोड़ा जाता है। इस वक्त इस ट्रिक का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी सकर्मक क्रिया की हमें पहचान करना होता है। अगला है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में अर्थ को पूर्ण करने के लिए दो कर्मों की ज़रूरत है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने बच्चे को कहानी सुनाई। ये सुनाई जो क्रिया है वो क्या है? द्विकर्मक क्रिया है, क्रिया के अंतर्गत आते हैं। यानी सुनाना मतलब सुनना मूल क्रिया है, उसकी द्विकर्मक क्रिया क्या है? सुनाना होता है। यानी सुनाते वक्त क्या है? ये सुनाना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो कर्म आते हैं, बच्चे को कहानी, यानी बच्चे को कहानी सुनाई। यहाँ पे इसमें दो कर्म आते हैं। कैसे आते हैं? इस तरह की क्रियाएं ही द्विकर्मक होते हैं। सुनाना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब ही द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला है द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत दो कर्म होते हैं, मुख्य कर्म एवं गौण कर्म। मुख्य कर्म जिस कर्म पर क्रिया का फल अधिक पड़ता है वह मुख्य कर्म है। जिस कर्म पर क्रिया का फल कम पड़ता है वो गौण कर्म है। यानी जिस कर्म पर क्रिया का फल अधिक पड़ता है वो मुख्य कर्म होता है। और ये मूलतः पदार्थवाचक शब्द होते हैं। पदार्थवाचक शब्द इसमें ज़्यादा आते हैं। इसमें कर्म साधारणतः प्राणीवाचक शब्द होते हैं। देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थी को इनाम दिया। यहाँ पे दो कर्म है, विद्यार्थी को और इनाम। अध्यापक क्या है? यहाँ पे कर्ता है। इस वाक्य में इनाम मुख्य कर्म है। अध्यापक क्या देता है? इनाम देता है। किसको देता है? विद्यार्थी को। ये कर्म क्या है? गौण कर्म है और ये कर्ता से दूर रहता है। कर्ता के पास जो निकट रहने वाला जो कर्म है वो इनाम है। इनाम ही देता है। अध्यापक ने इनाम दिया, ये कर्म पूर्ण, ये जो वाक्य है वो पूर्ण होता है। अध्यापक ने विद्यार्थी को दिया कहते वक्त क्या है? वो संपूर्ण वाक्य नहीं बनता। इस तरह आप लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। यानी इनाम, अध्यापक ने इनाम दिया। हम पूछे जा सकते हैं सवाल किसको दिया, लेकिन ये क्या है? अध्यापक ने विद्यार्थी को दिया कहते वक्त यहाँ पे ये मिसिंग वर्ड होता है, वाक्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए इनाम मुख्य कर्म है और विद्यार्थी को क्या है? गौण कर्म है। अगला हम देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। जो दूसरी धातु से स्वतंत्र रहकर प्रयुक्त हो वह मूल धातु कहलाती है। यानी इसकी व्युत्पत्ति के लिए अलग कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो अपने आप में एक क्रिया है। ऐसा है आ, जा, पढ़, लिख, चल, ये सब इसका उदाहरण है। अगला है यौगिक धातु। जो धातु अन्य धातुओं से निर्मित होती है यौगिक धातु कहलाते हैं। यानी गा से गवा। यौगिक धातु क्रिया चार प्रकार की है। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया। अब हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता कार्य स्वयं न करके केवल करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता कार्य ना कर रहे हैं, वो करने के लिए प्रेरणा ही देते हैं। यानी करवाना, लिखवाना, पढ़वाना, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला है नाम धातु क्रिया। क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या है? करना क्रिया से हम करवाना बनाया है, लिखना क्रिया से लिखवाना बनाया है। लेकिन इस तरह ना होकर एक अन्य जो संज्ञा है उससे अगर कोई प्रत्यय जोड़कर हम
क्रिया बना रहे हैं तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। रंग से रंगना, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, स्वीकार से स्वीकारना, दुख से दुखाना, शर्म से शर्माना, ये सब नाम धातु क्रिया है। अगला है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रिया होते हैं। खा जाना, चिल्ला उठना, कह देना, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया के भेद और भी है, हम वो बाद में पढ़ेंगे। मुख्य क्रिया के अगला है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रिया सहायक क्रिया होती है। वो जाता है, यहाँ पे है क्या है? सहायक क्रिया है। मैंने पढ़ा था, ये था सहायक क्रिया है। वह सोच रहे हैं, रहे थे, ये रहे थे क्या है? सहायक क्रिया है। अगला हम संयुक्त क्रिया के भेद देखते हैं। पहला है आरंभ बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया जब शुरू होते हैं उस बात को सूचित करने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया को आरंभ बोधक कहते हैं। या वो पढ़ने लगा, यानी वो पढ़ना शुरू किया। पानी बरसने लगा, यानी पानी बरसना शुरू हो गया। ये लगा क्या है? यहाँ पे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया को सूचित करता है। अगला है समाप्ति बोधक। यानी जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो उसे समाप्ति बोधक कहते हैं। वो खा चुका है, वो पढ़ चुका है। ये चुकना जो शब्द है वो समाप्ति को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी समाप्ति बोधक क्या है? चुक होता है, और आरंभ बोधक क्या है? लग होता है। अगला देखते हैं अवकाश बोधक। अगला है अवकाश बोधक। जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। वह मुश्किल से सोने पाया, जाने ना पाया। ये सोने पाया, जाने ना पाया, ये जो शब्द है वो संयुक्त क्रिया अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है अनुमति बोधक। जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो वो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, ये क्रिया देना क्रिया जो इस्तेमाल किया जाता है उसे अनुमति देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला है निश्चय बोधक। जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो वो नित्यता बोधक, यानी हमेशा के लिए रहने वाली जो बात को सूचित करते हैं वो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। उदाहरण है हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा। मुख्य क्रिया के आगे जाना, रहना, ये सब जब ऐड करते हैं तो इसमें नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होते हैं। अगला है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो यह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ पे करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, काम करना चाहिए। साधारण क्रिया के आगे पढ़ना होना चाहिए, ये सब इस्तेमाल करते वक्त क्या है? आवश्यकता बोधक, यानी मुझे करना पड़ा, यहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फोर्सफुल है, आवश्यकता है, वहाँ पे करना ही पड़ता है। काम करना चाहिए, वहाँ पे भी हमें क्या है? आवश्यकता का बोध होता है। अगला है निश्चय बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वो बीच में बोल उठा, मैं मार बैठूंगा। वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो।
इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान है। यानी बीच में बोल उठा कहते वक्त क्या है वहाँ पे एक संयुक्त यानी एक निश्चयता का बोध है। मैं मार बैठूँगा, बैठना, ये पड़ा, डालना, ये सब ये आते वक्त क्या है, निश्चयता का बोध होता है। अगला है इच्छा बोधक। इससे क्रिया की इच्छा प्रकट करता है, यानी चाहता है। मैं घर जाना चाहता है, मैं खाना चाहती हूँ। यहाँ पे चाहना क्रिया ही साधारणतः इस्तेमाल होता है। अगला है अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। इस क्रिया से करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होता है। मैं पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। यानी सामान्य भूतकाल की क्रिया में क्या है, करता है जोड़ने से क्या होता है, इसका जो अभ्यास का बोध है वो बहुत सालों से या फिर महीनों से या समय से वो काम क्या है हम कर रहे हैं, उसका अभ्यास है। इसका बोध कराने के लिए ये जो करते हैं, करता हूँ, ये सामान्य भूतकाल में ही ऐड होता है। अगला है शक्ति बोधक। इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, या फिर हम करने की जो शक्ति आते हैं, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, इससे सकना क्रिया, शक्ति में क्या है, सकना क्रिया प्रयुक्त होते हैं। अगला है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह पढ़ा लिखा करता है, देखिए वह पढ़ा लिखा करता है, वो प्रायः आया जाया करता है, पड़ोसियों में बराबर मिलते जुलते हैं। यहाँ पे पढ़ना लिखना दो क्रियाएं मिलते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया में। आया जाया करता है, यहाँ पे भी क्या है, आना जाना दो क्रियाएं मिली हैं। मिलते जुलते रहते, मिलना जुलना दो क्रियाएं यहाँ पे मिली है। ये है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अब क्रिया के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम क्रिया के रूपांतर के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई सवाल हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले क्लास में फिर एक वीडियो के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।